हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी पर। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 33 पूरे विस्तार पूर्वक देखेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को परीक्षा गुरु उपन्यास का सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास प्रकरण 33 शुरू करते हैं। मित्र परीक्षा। धन ना बहू मित्र की सज्जन कहत सहाय, मित्र भाव जाने बिना कैसे जानियो चाय, विदुर परचा करे। आज तो लाला ब्रजकिशोर की बातों में लाला मदन मोहन की बात ही भूल गए थे। लाला मदन मोहन के मकान पर वैसी ही सुस्ती छा रही है। केवल मास्टर शंभुदयाल और मुंशी चुनीलाल आदि 3-4 आदमी दिखाई देते हैं, परंतु उनका भी होना ना होना एक सा है। वह भी अपने निकास का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब तक लाला मदन मोहन की बाकी मुसाहिबों को पहचान कराने के लिए अवकाश दे रहे थे। इतने में उनसे मदन मोहन के साथ छोड़कर अपनी पहचान आप बता दी। हरगोविंद और पुरुषोत्तम दास ने भी कल की सूरत नहीं दिखाई दी। बाबू बैजनाथ को बुलाने के लिए आदमी गया था, परंतु उन्हें आने का अवकाश ना मिला। लाला हरकिशोर साहब के नाम कुछ दिन के लिए थोड़े रुपए हाथ उधार लेने के लिखा गया था, परंतु उनका भी जवाब नहीं आया। लाला मदन मोहन का ध्यान सबसे अधिक डाक की तरफ लग रहा है। उसका विश्वास था कि मित्रों की तरफ से अवश्य सहायता मिलेगी, बल्कि कोई तो तार की मार्फत रुपए भिजवाएगा। क्या करे, बुद्धि काम नहीं करती। मास्टर शंभुदयाल ने समय देकर अपनी मतलब की बात छेड़ी। इन्हीं दिनों में यहाँ काम है और इन्हीं दिनों में लड़कों की इम्तिहान है। कल मुझको वहाँ पहुँचने में पाव घंटे की देर हो गई थी। इस पर हेडमास्टर सिर हो गए। वहाँ ना जाए तो रोजगार जाता है, यहाँ ना रहे तो मन नहीं मानता। मदन मोहन से आप आज्ञा दे तो जैसे किया जाए। खैर, यहाँ का तो होना होगा, सो होकर रहेगा। तुम अपना रोजगार ना खाओ। लाला मदन मोहन ने रुसाई से जवाब दिया। क्या करूँ, लाचार हूँ। मास्टर शंभुदयाल बोले, यहाँ आए बिना तो मन नहीं मानेगा, परंतु तुम कुछ काम आना होगा। 8 पहर की हाजिरी ना सध सकेगी। मेरी देह मदरसे में रहेगी, परंतु मन यहाँ लगा रहेगा। बस आपकी इतनी ही मेहरबानी बहुत है, लाला मदन मोहन ने जोर देकर कहा। निदान मास्टर शंभुदयाल मदरसे जाने के समय बताकर रुखसत हुए। आज निहाल चंद का मुकदमा है, देखिए ब्रजकिशोर कैसे पैरवी करते हैं। मुंशी चुनीलाल ने कहा, कल आपके पाटन चेन देने का अच्छा मन बहुत बढ़ गया, परंतु वह उसे अपने मेहनते में ना समझे। मेरे निकट अब उनका महतना तत्काल भेज देना चाहिए, जिनसे उनको जब संधि ना रहे तब मन लगाकर अपने मुकदमे में अच्छी जवाबदेही करे। और इसके पास रहकर देख चुका हूँ कि वो यह अपने मुख से कुछ नहीं करते, परंतु इसके साथ जितना उपकार करता है यह उससे बढ़कर उनका काम कर देते हैं। अच्छा, तो आज शाम का कोई कीमती चीज़ इनके मुहतमे में दे देंगे और काम अच्छा किया तो शुक्राना जुदा देंगे लाला, मदन मोहन ने कहा। इतने में डाक आई। उसमें एक रजिस्ट्री चिट्ठी मेरठ से एक मित्र की आई थी, जिसमें 10,000 की दर्शनी हुंडी निकली और यह लिखा था कि जितने रुपए चाहिए और मांग लेना। आपका घर है। लाला मदन मोहन यह चिट्ठी लिखते ही उछल पड़े और अपने मित्रों की बड़ाई करने लगे। हुंडी तत्काल शकराने की भेज थी, परंतु उसके नाम हुंडी थी। उनसे यह कहकर हुंडी सिखाने का इनकार किया कि जिस साहूकार में से लाला मदन मोहन के पास हुंडी आई है, उसी ने तार देकर मुझको हुंडी सिकराने की मनाही की थी। इसमें सब भेद खुल गया। असल बात यह थी कि जिस समय मदन मोहन की चिट्ठी उसके पास पहुंची, उसको मदन मोहन के बिगाड़ने का जरा भी संदेह न था। इसीलिए मदन मोहन की चिट्ठी पहुंचते ही उससे सच्ची प्रति दिखाने के लिए 10,000 की हुंडी खामदी, परंतु पीछे से लोगों की जबानी मदन मोहन के बिगड़ने का हाल सुनकर घबराया और तत्काल तार देकर हुंडी खड़ी रख दिवा दी। लाला मदन मोहन इस तरह अपने एक मित्र छल से निराश होकर तीसरे पहर अपने शहर के मित्रों से सहायता मांगने के लिए
आप सवार हुए। पहले रास्ते में जो लोग झुक झुक कर सलाम करते थे वही आज उन्हें देखकर मुख फेरने लगे, बल्कि कोई कोई तो आवाज़ें कसने लगे। मदन मोहन से सबसे अधिक विश्वास लाला हरदयाल का था, इसीलिए वह पहले उसी के मकान पर पहुँचे। हरदयाल ने मदन मोहन के काम बिगाड़ने का हाल पहले ही मालूम हो चुका था और इसी वास्ते उसने मदन मोहन की चिट्ठी का जवाब नहीं भेजा था। अब मदन मोहन के आने का हाल सुनते ही वह जरा सी देर में मदन मोहन के पास पहुंचा और बड़े सत्कार से मदन मोहन को ले जाकर अपनी बैठक में बैठाया। लाला मदन मोहन ने कल सहायता मांगने के लिए चिट्ठी भेजी थी। उसको पहले उनसे हंसी की बात ठहराई और जवाब न भेजने की भी यही कारण बताया, परंतु जब मदन मोहन ने यह बात सच्ची बताई और उसके पीछे का सब वृत्तांत कहा तो लाला हरदयाल अत्यंत दुखित हुए और बड़े उमंग से अपनी सब दौलत लाला मदन मोहन पर निछावर करने लगे। लाला हरदयाल की यह बातें केवल कहने के लिए ना थी, वह दौड़कर अपने गहनों का कलमदान उठा लाए और उसमें से एक एक रकम निकालकर लाला मदन मोहन को देने लगे। इतने में एकाएक दरवाज़ा खुला, हरदयाल के पिता भीतर पहुंचा और हरदयाल को जौरात की रकमें मदन मोहन के हाथों में देते देख वह क्रोध से लाल हो गए। अभंगे हटकर धर्मी, मैंने तुमको इतनी बार बरजा परंतु तू अपनी हट नहीं छोड़ता। आजकल के कपूत लड़के इतने बातों की सच्ची स्वतंत्रता समझते हैं। जहाँ तक हो सके बड़ों के निरादर और अपमान किया जाए, उनकी मूर्ख और अनसमझ बताया जाए, परंतु मैं इन बातों को कभी नहीं सहूँगा। मेरे बैठे तुझको घर बर्बाद करने का क्या अधिकार है? ये निकल यहाँ से, काला मुँह लेकर तेरा इच्छा हो जहाँ चला जा, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं रहा। यह कहकर एक तमाचा जड़ दिया और गहना संभाल संभाल कर संदूक में रखने लगा। थोड़ी देर पीछे लाला मदन मोहन की तरफ देख के कहा, संसार में सब काम रुपए से चलते हैं। फिर जो लोग अपनी दौलत खोकर बैरागी बन बैठे और औरों की दौलत उड़ाकर उनको भी अपनी जगह बैरागी बनाना चाहें, वह मेरे निकट सर्वथा दया करने के योग्य नहीं है। और जो लोग ऐसे अज्ञानियों की सहायता करते हैं वह मेरे निकट ईश्वरी के नियम तोड़ते हैं और संसार मनुष्य के लिए बड़ी हानि की काम करते हैं। मेरे निकट ऐसे आदमियों को उनकी मूर्खता का दंड अवश्य होना चाहिए, जिससे और लोगों की आंखें खोले। क्या मित्रता का यही अर्थ है? क्या मित्रता का यही अर्थ है कि आप तो डूबो सो डूबो, अपने साथ औरों को भी ले डूबो? नहीं नहीं, आप ऐसे विचार छोड़ दीजिए और चुपचाप अपने घर की राह लीजिए। यह समय अपने मित्रों को देने का है अथवा उल्टा उनसे लेने का है। बुरे वक्त में एक मित्र का जी दुखाना और दया के समय कुदरता करना, किसी की दुखती चोट पर हंसना, एक गरीब को उसकी गरीबी के कारण तुच्छ समझना अथवा उसकी गरीबी को याद दिलाकर उसे सताना, दूसरे का बदला भुगतानी, बार अपने मतलब की ख्याल रखना, कैसा ओझापन और घोर पाप है। जहाँ सज्जन धनवानों की खुशामद से दूर रहकर गरीबों का साथ देने और सहायता करने की सच्ची सज्जनता समझते हैं। कठोर वचन दो तरह के कहा जाता है। जो लोग अब अपनायत की रीति से कहते हैं उनकी कहन से तो अपने चित्त में वफादारी और अधीनता बढ़ती है, पर जो अभिमान की राह से दूसरे को तुच्छ बनाते हैं उनकी कहन से चित्त में क्रोध और धिक्कार बढ़ता जाता है। यह हर तरह के का घाव औषधि में अच्छा हो सकता है, परंतु मर्म बेदी बात का नासूम किसी तरह नहीं सुरुचता। विदुर जी ने सच कहा है, नावक सरधून तीर काटे कड़ोत शरीर ते, कुवचन तीर गंभीर कढ़त न कहूँ हु गढ़े। निदान लाला मदन मोहन को यह कहना अत्यंत असहाय हुई। वह तत्काल उठकर वहाँ से चल दिए, परंतु बैठक के बाहर जाते जाते उन्हें पीछे से हरदयाल का यह वचन सुनाकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि चलो यह स्वांग हो चुका, वह अपना काम करो। लाला मदन मोहन वहाँ से चलकर एक दूसरे मित्र के मकान पर पहुँचे और उनसे अपनी आने की खबर कराई। वह उस समय कमरे में मौजूद था, परंतु उसने लाला मदन मोहन की थोड़ी देर अपने दरवाजे की बाट दिखाने में और अपने कमरे में जरा मेज कुर्सी किताब अखबार आदि को सजाकर मिलने में अधिक शोभा समझी। इसीलिए कहला भेजा कि आप ठहरे, लाला साहब भोजन करने गए थे, अभी आकर आपसे मिलेंगे। देखिए, आजकल के सुधरे विचारों का नमूना यह है। थोड़ी देर पीछे यह लाला मदन मोहन को लिवाने आया।
और बड़े शिष्टाचार से ले जाकर इन्हें तकिए के सहारे बिठाया। लाला मदन मोहन को थोड़ी देर उसकी बाट दिखानी पड़ी थी। इसकी क्षमा चाहे तो इधर उधर के 2-4 बातें करके मानो कुछ चिट्ठियाँ अत्यंत आवश्यक लिखनी बाकी रह गई हो। इस तरह चिट्ठियाँ लिखाने लगा, परंतु 2-4 पल पीछे फिर कलम रोककर बोला, हाँ यह तो कहिए, आपने इस समय किस तरह परिश्रम किया? क्यों भाई, आने का तो कुछ डर है क्या? मैं पहले कभी तुम्हारे यहाँ नहीं आया या तो मेरे यहाँ नहीं गए? लाला मदन मोहन ने कहा, आपने तो यह बड़ी कृपा की, परंतु मेरे पूछने का यह मतलब था कि कुछ दावेदारी बताकर मुझे अधिक अनुग्रहित कीजिए। उस मनुष्य ने अनजानपने से कहा, हाँ कुछ काम भी है। मुझको इस समय कुछ रुपए की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ माल असबाब मौजूद है, परंतु लोगों की विरुद्ध तगाजा करके मुझको घबरा लिया। लाला मदन मोहन भोले भाव से बोले, मुझको बड़ा खेद है, मैंने अपना रुपये अभी एक और काम में लगा दिया। यदि मुझको पहले ही से ही सोचना होती तो सर्वदा यह काम ना करता। उस मनुष्य ने जवाब दिया, अच्छा कुछ चिंता नहीं, आप मेरे लेनदारों को जमा खातादार जरा अपनी तरफ से कर दे, इससे अपनी स्वरूप हानि है। हम जमानी करें तो आप हमको रुपए उसी समय देना चाहिए। उस पुरुष ने जवाब दिया और लाला मदन मोहन वहाँ से निराश होकर रवाना हुए। रास्ते में और एक मित्र मिले, वह दूरी से ही अनजान की तरह दृष्टि बचाकर गली में जाने लगे, परंतु लाला मदन मोहन ने आवाज़ देकर उसे ठहराया और अपनी बागी खड़ी की और उससे लाचार होकर उसे ठहरना पड़ा, परंतु उसके मन में पहले से ही उमंग नाम को न थी। आप प्रसन्न हैं? मुझको इस समय एक बड़ा ज़रूरी काम है, माफ़ करें, मैं किसी समय आपके पास हाजिर हो जाऊँगा। यह कहकर वह मनुष्य जाने लगा, परंतु मदन मोहन ने उसे फिर रोका और कहा, हाँ भाई, अब तुमको अपने ज़रूरी कामों के आगे मुझसे मिलने का अवकाश क्यों मिलने लगा? अच्छा जाओ, हमारा ही भी परमेश्वर रक्षक है। इतने इस ताने के लाचार होकर उसे ठहराना पड़ा और उसके ठहराने में लाला मदन मोहन अपना वृत्तांत कहा। यह हाल सुनकर मुझको अत्यंत खेद हुआ। परमेश्वर आप पर कृपा करे, वह सर्वशक्तिमान दीनदयाल सर्व का दुख दूर करता है। उस पर विश्वास करने से आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। आप धैर्य रखिए, मुझको इस समय सचमुच बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं अधिक नहीं ठहर सकता, परंतु मैं आजकल मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। यह सलाह करके जो बात मुनासिब मालूम होगी उन्हीं के अनुसार बर्ताव किया जाएगा। यह कहकर वह मनुष्य तत्काल वहाँ से चल दिया। लाला मदन मोहन और एक मित्र के मकान पर पहुँचे। बाहर खबर मिली थी वह मकान के भीतर है। भीतर से आवाज़ आया कि बाहर आए। लाचार मदन मोहन को वहाँ से भी खाली हाथ फिरना पड़ा और अब और मित्रों के यहाँ जाने का समय नहीं रहा, इसीलिए निराश होकर सीधे अपने मकान को चले गए। इसी के साथ हमारा प्रकरण 33 भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले प्रकरण 34 कवर करेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को परीक्षा गृह उपन्यास का सीरीज अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वाचन में कहाँ त्रुटि है और आप लोगों को किस प्रकार कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले एपिसोड प्रकरण 34 लेकर। लेते हैं आप लोगों से भी।